राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज क्लास का अपना पहला प्रश्न है, हिंदी है नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है साथियों? गोरखनाथ। ध्यान रखना, नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। और गोरखनाथ के गुरु का नाम साथियों मच्छिंद्र नाथ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ की प्रमाणिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है साथियों? तो आंसर होगा 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ की प्रमाणिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? तो आंसर होगा कितना? 10 मानी है। और नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा, सिद्ध और योगियों की रचना साहित्य की कोटि में नहीं आती है। योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है। चर्चित वाक्य के प्रयोक्ता है। सिद्धों और योगियों की रचना साहित्य की कोटि में नहीं आती है, ये किसने कहा? तो ध्यान रखना साथियों, ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि सिद्धों और योगियों की रचना वो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। कहने का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी साहित्य का अंग मानने से इनकार किया। प्राण साकली किसकी रचना है? सरप्पा है, मच्छिंद्रनाथ है, जलंधरनाथ या गोरखनाथ? पद प्राण साकली, अभय मात्र योग, शिष्या दर्शन आदि रचना किसकी है? साथियों ध्यान रखना, ये जो प्राण साकली है, ये जो रचना है, ये सरप्पा की रचना है। किसकी साथियों? सरप्पा की रचना है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रोखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर भाव है। कथन किस विद्वान का है? इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रोखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर भाव है, ये किसका कथन है साथियों? बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, अथवा रामकुमार वर्मा है साथियों? तो यहाँ पर अपना आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो पंक्ति कही है, ये किसके विषय में कही है साथियों? ये कही है नाथों के विषय में। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इन्होंने ग्रस्त के प्रति इनका अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय का योगदान माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? अट योग की कृच्छ साधना, अष्टांग योग एवं प्राणायाम की कठोर साधना, बाह्य आडंबरों एवं पुरोहितवाद का खंडन, उपयुक्त सभी नाथ संप्रदाय का योगदान माना जाता है साथियों। तो यहाँ पर होगा उपयुक्त सभी, यानी इनमें हठ योग की प्रधानता है, अष्टांग योग है, प्राणायाम की कठोर साधना है, और बाह्य आडंबरों एवं पुरोहितवाद के उन्होंने क्या किया? खंडन किया है। नाथ संप्रदाय का उदय किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ? मंत्रयान, व्रजयान, जैन अथवा बौद्ध साथियों? ध्यान रखना, ये अपना आएगा वज्रयान शाखा। क्या आएगा? वज्रयान शाखा आएंगे ना यार। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ही नाथों और सिद्धों का क्या हुआ? जन्म हुआ साथियों। राहुल सांस्कृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, राहुल सांस्कृत्य ने हिंदी का पहला कवि माना है, सरप्पा को माना है। और हिंदी का पहला कवि सरप्पा ही माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। आगे है, हपकी ने बोलीबा, टपकी ने चलीबा, धीरे धरीबा पाऊँ, गर्भ ने करीबा सहज रहीबा, बनत गोरस राव। किसकी पंक्तियां हैं साथियों? बताइए। गोरखनाथ के, विद्यापति के, कणप्पा की अथवा मच्छिंद्र नाथ के साथियों? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों गोरखनाथ। क्या होगा? ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा गोरखनाथ। गोरखनाथ ने कहा कि हपकी ने बोलीबा, टपकी ने चलिया, और धीरे धरिया पाऊँ, गर्भ ने करिया सहज रहीबा, बनत गोरस राव। ये पंक्तियां ये गोरखनाथ की साथी। नाथ पंथ ने किस अवधारणा पर बल नहीं दिया? पिंड ब्रह्मांडवाद, गुरु महिमा, योग मार्ग अथवा
निरीश्वरवाद। तो नाथ पंथ ने किस अवधारणा पर बल नहीं दिया साथियों, वह है निरीश्वरवाद। यानी कि ईश्वर को मानते नाथ, जबकि ये प्रश्न कहता है कि ये ईश्वर को नहीं मानते, तो ये क्या असत्य है। तो ये इनमें पिंड ब्राह्मणवाद भी था, गुरु महिमा का सर्वाधिक महत्व गुरु महिमा को दिया, योग मार्ग भी था, लेकिन निरीश्वरवाद नहीं था। ये आस्तिक थे या नास्तिक नहीं थे साथियों। तो आंसर क्या होगा 4। योगचर्या के रचयिता कौन है, गोरखनाथ, शबरपा, विद्यापति अथवा डोडिम्बा। बताइए कि साथियों योगचर्या के रचयिता कौन है, बताइए आंसर दीजिए साथियों। तो योगचर्या के रचयिता की बात करते हैं साथियों, तो यह आगा डोडिम्बा। क्या आगा, डोडिम्बा। योगचर्या, अक्षरादीपोदेश और डोडिम्ब गीतिका, ये डोडिम्बा की रचना है, ध्यान रखना। गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो भोग पंक्ति के रचनाकार कौन है, गोरखनाथ है, कबीरदास है, तुलसीदास अथवा रामानंद साथियों। तो आपका सही आंसर होगा गोरख जगाए जोग और भक्ति बगाए भोग के रचनाकार साथियों तुलसीदास है। किसने कहा, तुलसीदास ने गोरखनाथ के विषय में ऐसा कहा कि गोरखनाथ ने ही किसमें, भक्ति में योग को प्रधानता जगह, यहाँ से जो भोग था भोग को भगा दिया साथियों। 12पंथी शाखा का संबंध किससे है, जैन से, नाथ से, सिद्ध से अथवा बौद्ध से साथियों। 12पंथी शाखा का संबंध किससे है साथियों, तो 12पंथी शाखा का संबंध साथियों नाथ साहित्य से, नाथों से। किससे है, नाथों से है, आपको ध्यान में रखना है साथियों। गोरखनाथ हिंदी का पहला गद्यकार किसे मानते हैं, मिश्र। गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार किसने माना है, मिश्र बंधुओं ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या रामकुमार वर्मा ने साथियों। तो इसका हम सही आंसर की बात करते हैं साथियों, तो अपना सही आंसर होगा मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार माना है। ये आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न आ सकता है कि गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार किसने माना है साथियों। तो गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्यकार मानने वाले हैं मिश्र बंधु। पंच पांडव रास के रचयिता कौन है साथियों, देवसेन, शालिभद्र सूरी, यशकीर्ति अथवा विद्यापति। बताइएगा साथियों पंच पांडव रास बुद्धि रास के रचयिता कौन है, तो पंच पांडव रास और बुद्धि रास के रचयिता है साथियों शालिभद्र सूरी। कौन, शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने, किसने, गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। कौन सी रचना राजाओं को योगी बनाती है, सिहब, जैन, नाथ अथवा वज्रयान साथियों। राजाओं को योगी बनाती है साथियों, तो वह है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य जैसे अपन करते हैं बृहत्तरी, जो उज्जैन के राजा थे और बाद में वो क्या बन गए, वो भी योगी बन गए हैं। किस ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में, वर्ण रत्नाकर में, प्राकृत बेंगल में अथवा जस मयंक जस चंद्रिका में। बताइए किस में साथियों 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, बताइए इनका आंसर क्या होगा। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों का नाम दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिष ठोकर जिसके रचयिता है, इसमें साथियों 84 सिद्धों के नाम दिए गए। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, सरप्पा, लुइपा, गोरखनाथ अथवा डोडिम्पा। बताइए साथियों दोहा और चौपाई शैली के का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो दोहा और चौपाई शैली का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है साथियों वो सरप्पा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, सरप्पा के द्वारा सबसे पहले दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया। यानी कि अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर एक सही होगा। सिद्ध साहित्य में स्त्री को किस रूप में वर्णित किया गया है, सिद्ध साहित्य में स्त्री को किस रूप में वर्णित किया गया है, तारा, भैरवी, महामाया अथवा काया, किस रूप में वर्णित किया गया है साथी। तो बताइए सिद्ध साहित्य में स्त्री को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो यहाँ साथियों अपना आंसर होगा भैरवी, अपना सही आंसर होगा। सिद्ध साहित्य में स्त्री को भैरवी के रूप में वर्णित किया गया।
सिद्धों एवं नाथों के बीच की कड़ी कौन है? गोरखनाथ है, मच्छेंद्रनाथ है, चरपटनाथ है अथवा सिद्ध सरप्पा है साथियों। तो सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी है साथियों मच्छेंद्रनाथ। कौन है? मच्छेंद्रनाथ को, यानी कि गोरखनाथ के गुरु थे मच्छेंद्रनाथ, और मच्छेंद्रनाथ को सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी माना जाता है। ये अपन को ध्यान में रखना है साथियों। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करिएगा। तो सिद्धों एवं नाथों के बीच की कड़ी कौन है? मच्छेंद्रनाथ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग करने वाले नाथ है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है साथियों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है जलंधरनाथ को। किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है जलंधरनाथ को। जबकि साथियों सिद्धों से अपनी परंपरा को अलग करने वाले थे साथियों कौन? गोरखनाथ। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? जलंधरनाथ को माना है, यानी कि 3 अपना सही आंसर है। राजस्थानी जनश्रुतियों में गोरखनाथ को कौन सा नाम नहीं मिलता है? जहर पीर, वागड़ पीर, गूग अथवा भीम पीर साथियों। तो यदि इसका हम सही आंसर की बात करते हैं तो इसका अपना सही आंसर होगा भीम पीर नहीं मिलता है, जबकि जहर पीर मिलता है, वागड़ वीर मिलता है और गूंग मिलता है। राजस्थान में जो जनश्रुति है ना उसमें गोरखनाथ को जहर पीर भी कहा जाता है, वागड़ वीर भी कहा जाता है और गूग भी कहा जाता है। इनका भीम पीर नहीं कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है पूर्ण भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध थे साथियों? तो आपको रखना है पूर्ण भगत के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे साथियों चौरंगी नाथ। यानी चौरंगी नाथ को पूर्ण भगत कहा जाता है था। पूर्ण भगत किसे कहा जाता था? चौरंगी नाथ को पूर्ण भगत कहा जाता था, आपको ध्यान में रखना है। पंडिये सहल सत बखाणिये देही बुद्ध बसंत का जायन पंक्तियों के रचयिता कौन है साथियों? तो इन पंक्तियों के रचयिता की बात करते हैं साथियों, तो इन पंक्तियों के रचयिता है सरप्पा। आपको ध्यान रखना है कि पंडिये सहल सत बखाणिये देही ही बुद्ध बसंत का जानी, ये है सरप्पा। जोई जोई पिंड सोई सोई ब्रह्मांड पंक्ति के रचयिता कौन है? लुईपा है, गोरखनाथ है, डोडिम्बा अथवा मच्छेंद्रनाथ है साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर की बात करते हैं साथियों गोरखनाथ है। कौन? गोरखनाथ। जोई जोई पिंड सोई सोई ब्रह्मांड, इसके है गोरखनाथ। बोधगान और दोहा का संपादन किसके द्वारा किया गया है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा, हर प्रसाद शास्त्री द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अथवा राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा। किसके द्वारा बोधगान और दोहा का संपादन किया गया है साथियों? तो अपना आगा हर प्रसाद शास्त्री द्वारा बोधगान और दोहा का संपादन किया गया है। रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों में किसे स्वीकार नहीं किया? आदिनाथ, चौरंगीनाथ, गोरखनाथ अथवा मुक्तिनाथ। 9 नाथों में किसे स्वीकार नहीं किया? किसने? रामकुमार वर्मा ने। तो मुक्तिनाथ को स्वीकार नहीं किया है, आपको याद रखना है। रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों में किसी स्वीकार नहीं किया है, तो मुक्तिनाथ को स्वीकार नहीं किया है साथियों। गोरखनाथ की पुस्तक नहीं है महार्थ मंजरी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गोरक्ष संहिता या संगपट्टक। इसमें गोरखनाथ की कौन सी रचना नहीं है साथियों? तो गोरखनाथ की रचना नहीं है, संगपट्टक नहीं है, बाकी महार्थ मंजरी, गोरक्ष संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति ये गोरखनाथ की रचना है। काफिर बोध किसकी रचना है? गोपीनाथ की, गोरखनाथ की, ज्वालेंद्रनाथ की अथवा चरपटनाथ की। काफिर बोध किसकी रचना है साथियों? बताइए। काफिर बोध की अपन रचना की बात करते हैं, ये काफिर बोध भी गोरखनाथ की रचना है साथियों। किसकी? काफिर बोध रचना है गोरखनाथ की। नाथों का समय माना जाता है साथियों, कौन सा समय माना जाता है? आपको ध्यान रखना है, नाथों का समय 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। यानी कि 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का समय नाथों का समय माना जाता है। भला वह जो मारिया बहिणी मारा कंतु लज्जन जंतु वसे वयंसियु जयी भग्गा गर एंतु।
पंक्तियों के रचयिता कौन है साथियों? तो पंक्तियों के रचयिता हेमचंद्र है, विनय चंद्र सूर्य है, धनपाल है अथवा शालिभद्र सूर्य है साथियों। तो इसके रचयिता की बात करते हैं साथियों, तो भला हुआ जो मारिया बहणी मारा कंत लज्जे हूँ वही जेही बग्या गर एन। इस पंक्ति के रचयिता की बात करते तो ये पंक्ति के रचयिता है साथियों हेमचंद्र। भला हुआ जो मारिया, ये याद रखना, भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र, भला हुआ जो मारिया, इस पंक्ति के रचयिता हेमचंद्र। अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा आप, अपभ्रंश का जो वेद व्यास कहा जाता है पुष्पदंतु को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है साथियों किसे? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जैन साहित्य से संबंधित कवि कौन सा नहीं है? विजयसेन सूरि, जोहिंदू, पलहड़ अथवा गोरखनाथ। गोरखनाथ नहीं साथियों, क्योंकि गोरखनाथ है ये नाथ साहित्य से संबंधित है। किससे है? गोरखनाथ, क्योंकि गोरखनाथ को ही नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। ज्ञान पंचमी चौपई किसकी रचना है? बताइए, ज्ञान पंचमी चौपई किसकी रचना है? आंसर बताइए साथियों। यदि इसका हम आंसर की बात करते हैं तो ये अपना आंसर होगा साथियों किसकी है? विद्वत की साथियों ये। अब रचना और रचनाकार का कौन सा युग्म असंगत है? कच्छपी रास प्रज्ञा तिलक, गए सुकुमाल रास दलहन, बुद्धि रास विजयभद्र, नेमिनाथ चरियों विजय चंद्र सूरी। देखें यहाँ पर बात करते हैं तो कच्छुली रास प्रज्ञा तिलक की है, गए सुकुमाल रास दलहड़ की है, बुद्धि रास साथियों ये विजयव्रत की नहीं है, नेमिनाथ चरियों साथियों किसकी है? ये विजयचंद्र सूरी की है या नहीं? यानी कि इसके यदि हम इसकी सही बात करते हैं साथियों तो बुद्धिरास और जीव दया रास ये शालिभद्र सूरी की साथियों, ये याद रखना। सुमिलित के है नाग कुमार चरिये, रेवंत गिरिराज साथियों विजयसेन सूरी की है, परमात्मा प्रकाश ये योगसार और परमात्मा प्रकाश जोइंदू की है साथियों, और नाग कुमार चरियत और अम्बदेव सूरी। इसमें सही आंसर कौन सा होगा? यदि मेरे साथियों इसके सही आंसर की अपन बात करते हैं ना तो अपना सही आंसर यहाँ पर होगा 3। क्या होगा? 3, यानी कि एक में नाग कुमार चरिय है साथियों पुष्पदंतों का, नाग कुमार चरिय पुष्पदंतों का है, तो रेवंत गिरिराज साथियों विजयसेन सूरी का है, तो परमात्मा प्रकाश जोइंदो का है, और संगपति समरा रासा अम्बदेव सूरी का है। आपको ध्यान में रखना है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है साथियों? कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। स्तुली भद्र राज साथियों किसकी है? तो ध्यान रखना स्तुली भद्र राज से वो साथियों जीन धर्म सूरी की रचना है। अपभ्रंश व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई है? स्वयंभू, हेमचंद्र, जीनदत्त सूरी अथवा उक्त में कोई नहीं। अपभ्रंश व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई साथियों बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं साथियों, लेकिन फिर भी बताइए कि अपभ्रंश व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई साथियों। तो अपना यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा साथियों हेमचंद्र। क्या होगा? हेमचंद्र। जो शब्द अनुशासन लिखा साथियों ये एक व्याकरण ग्रंथ है। श्रवकाचार्य की रचना काल क्या है? तो श्रवकाचार्य का रचना काल साथियों क्या है? 1933 है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो, श्रावकाचार्य, पयुमचरी अथवा अण्य कुमार से। तो हिंदी का जो प्रथम ग्रंथ माना गया है वो श्रवकाचार्य को माना, जो देवसेन ने लिखी है। किसने लिखी है? देवसेन लिखी, जिसमें श्रवका, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है साथियों। रचनाकार और रचना का संगत बताइए। तो साथियों आदि पुराण, महापुराण, शब्द अनुशासन, चंदन बला रास। असंगत कौन है साथियों? तो यहाँ जो महापुराण है ये साथियों असंगत है, ये पुष्पदंतों की है। रस कौन सा युग में असंगत है? हाँ, तो ये महापुराणी साथियों ये धनपाल की नहीं है, जबकि आदुपुराण पुष्पदंतु की है, शब्द अनुसार हेमचंद्र की है, और चंदन बाला रास भी किसकी है? हेमचंद्र की है। साथ चंदन बाला रास हिंदी की पहली साथियों
गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य, ये एक चंपू काव्य है। और चंदनबाला हिंदी की पहली कृति है जिसमें नख शीक वर्णन पद्धति का जो आरंभ मिलता है वो साथियों चंदनबाला राज से ही मिलता है। तो ये इस प्रकार से आज के ये प्रश्न थे साथियों। कैसे लगे साथियों मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पता कर जाइएगा। ऐसे प्रश्न साथियों मैं रोजाना ही आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा। तो जय हिंद साथियों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। राम राम साथियों।